दोस्तों नमस्कार। संसद सत्र के दौरान और संसद के सत्र के बाद दोस्तों आप लोगों ने भी एक बात नोटिस की होगी। नोटिस आपने किया होगा कि राहुल गांधी लगातार संसद सत्र के दौरान ठीक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही राहुल गांधी अमित शाह को मुद्दा बना लेते हैं। पायलट गन का मामला हो या कह लीजिए पायलट गन का बहाना हो या बहाना कुछ भी हो, पुलिस या कार्रवाई हो, हर मामले पर राहुल गांधी ने अमित शाह को मुद्दा बनाया, नरेंद्र मोदी को मुद्दा नहीं बनाया। और संसद के सत्र की समाप्ति के बाद राहुल गांधी के निशाने पर हिंदुत्व है, सनातन धर्म है। यानी इशारों में, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है दोस्तों आने वाले 6 महीने बाद, जो सबसे चुनाव तो 5 राज्य में है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। और कहा जाता है दिल्ली की गद्दी पर, हस्तिनापुर की गद्दी पर वही बैठेगा जिसका फैसला उत्तर प्रदेश के रास्ते होगा। यानी उत्तर प्रदेश अकेले फैसला नहीं करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश ही इस बात को, अब जैसे होता है नॉकआउट चरण, तो यूपी का चुनाव ही यह संकेत देगा कि 2029 में भारत की गद्दी पर कौन बैठेगा। और इसी कारण राहुल गांधी को लगता है कि 2029 में उनका मुकाबला शायद नरेंद्र मोदी से नहीं हो, उनका मुकाबला अमित शाह से हो सकता है, उनका मुकाबला योगी आदित्यनाथ से हो सकता है 2029 में। इसीलिए संसद के सत्र के दौरान अमित शाह और सत्र के बाद लगातार राहुल गांधी के निशाने पर हिंदुत्व है, सनातन है, मनुस्मृति है। ऐसे ही मामले राहुल गांधी के निशाने पर लगातार आ रहे हैं। दोस्तों मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी को ऐसा लगता क्यों है, ऐसा क्यों लगता है कि उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से नहीं होना है। दोस्तों राहुल गांधी को यह भरोसा है कि शायद नरेंद्र मोदी हर साल की भांति इस साल भी 17 सितंबर का दिन वह दिन है जब मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो यूट्यूबर है, ऐसे लोग लगातार हर 17 सितंबर से 1 महीना पहले से ये आशंका व्यक्त करना शुरू करते हैं कि अब तो मोदी ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है, अब तो मोदी जाने वाले हैं। दोस्तों याद कीजिए 2025 का 17 सितंबर याद कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब 17 सितंबर भी बहुत नजदीक है। तो अब 17 सितंबर से 1 महीना पहले से लगातार ये चर्चा चली थी कि नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। 1950 ईस्वी में जन्म था, 2025 में उनका 75 साल पूरा हो गया। तो इसीलिए 75 साल के पूरा होते ही नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं। अब क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है? अब नैरेटिव बनाने की तैयारी सबसे पहले राहुल गांधी ने ही शुरुआत की थी। दोस्तों याद होगा आपको, वोट चोरी का नारा लगा और उसके बाद लगातार राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मैं परेशान कर दूंगा, नाक में दम कर दूंगा, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा जिससे कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। और दोस्तों राहुल गांधी की इस दावे में हाँ मिलाने वाले हजारों लोग हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं। राहुल गांधी को यह समझाने में मग्न रहते हैं हर वक्त कि अब तो आप प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं। मोदी तो डर गया है आपसे, डर कर कभी भी मोदी देश छोड़कर भाग जा सकता है। ये बात समझाने में राहुल गांधी को मीडिया का एक बड़ा वर्ग और राहुल गांधी के साथ रहने वाले जो भी लोग हैं, दोस्तों मैं नाम कुछ उदाहरण के लिए ले लेता हूं आपके सामने, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे वो पवन खेरा जैसे लोग हो, चाहे वो सुप्रिया श्रीनाथ जैसे लोग हैं, जिनका कि जमीनी राजनीति से कहीं भी कोई भी संबंध अब तक नहीं रहा है। यानी जमीन पर न कार्यकर्ता से संपर्क रहा है, न आम मतदाताओं से संपर्क रहा है। ऐसे सभी लोग केवल टेबल पॉलिटिक्स करते रहे हैं। एक केबिन में बैठकर, एसी केबिन में बैठकर ये लोग राहुल गांधी को राजनीति की गणित को समझाने का प्रयास करते हैं और इनको लगता है सोशल मीडिया का जमाना है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, होता क्या है ना कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार को कितना % समर्थन मिलता है?
मैं असली बात बता रहा हूं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, समझ पाइएगा कि राहुल गांधी को ऐसा लगता क्यों है और क्यों ऐसी ताकतें राहुल गांधी के दिमाग के अंदर इस प्रकार की बातें भर दी है और उसका इस्तेमाल करके राहुल गांधी को ही बेवकूफ बनाने का प्रयास करती है ये टीम। आप समझिए, भारत में मोदी को कितना वोट मिलता है दोस्तों? 40, 42, 43, 44, 45%। यानी बहुमत आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है दोस्तों। 1984 में इंदिरा गांधी के शहादत के बाद, निधन के बाद, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सर्वाधिक संख्या में सीट मिलने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, जब राजीव गांधी को सबसे अधिक सीटें जीतने को मिली थी। तब भी आंकड़ा 50% का पार नहीं किया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में, चुनावी इतिहास में, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे हो, किसी को भी, या राजीव गांधी भी, किसी को भी आज तक 50% वोट नहीं हासिल हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार जिन लोगों ने चुना है वो अल्पमत में है। सच है, अल्पमत में है। नरेंद्र मोदी को मैक्सिमम 43-44% वोट एनडीए को मिला है, मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 56-57% लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। और यही बात राहुल गांधी को समझा दिया गया है कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो आपका समर्थक है। इसीलिए तो अदरवाइज केवल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर केवल व्यूज, लाइक, कमेंट्स को देखकर राहुल गांधी के मन के अंदर ये उतावलापन आ चुका है कि मोदी तो छोड़कर भाग जाएगा, मोदी तो डर गया है। नहीं, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है दोस्तों कि किसी भी पॉजिटिव न्यूज के प्रसार धीमा होगा। नकारात्मक खबरें बहुत तेजी से फैलती है। नहीं, आप देख लीजिए, कोई भी सनसनीखेज समाचार जो होगा ना, वो बहुत तेजी से वायरल होगा। जिसके अंदर, जिसे हम कहते हैं ना कि एक प्रोग्राम आता है आज तक पर, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। नहीं, तो ऐसा जो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, तो ऐसी जब कभी भी कोई खबर आती है दोस्तों, तो वो खबर वायरल होती है। और जब वो वायरल होती है तो लाइक आता है। लाइक, अगर उसी लाइक को ही आप यदि अपने पक्ष में समर्थन मान लें तो फिर आपकी बलिहारी है। नहीं, तो दरअसल हो यही रहा है। राहुल गांधी को लग रहा है कि मोदी तो गयो, अब उनका मुकाबला होना है अमित शाह से। इसीलिए वो लगातार अमित शाह को उन्होंने संसद के सत्र के दौरान घेरा था। दोस्तों आपको याद होगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले ही पॉलिटिकल आइडिया के मंच से मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान तो निशाने पर है ही नहीं, निशाना असली अमित शाह है। अमित शाह क्यों है निशाना? उसके भी कारण है। उसका कारण था दोस्तों कि एक तो लग चुका है, राहुल गांधी को लोगों ने समझा दिया है कि नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा देकर भागने वाला है। और दूसरा कारण है दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि विपक्ष के निशाने पर था डिलिमिटेशन का बिल। किसी भी कीमत पर डिलिमिटेशन बिल पारित ना हो सके, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी 2/3 का आंकड़ा न जुटा सके। दोस्तों आपको याद होगा, जब तक वो माहौल नहीं बना था 20 जुलाई से पहले वाला, 20 जुलाई के बाद वाला, तब तक लोग यही चर्चा कर रही थी, पूरे मीडिया में यही चर्चा हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आज 320 पहुंची, 330 पहुंची, 340 पहुंची। सुप्रिया श्रीनेत की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, शरद पवार मिल गए नरेंद्र मोदी से, उद्धव ठाकरे के बचे हुए सांसद भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे, एमके स्टालिन की पार्टी बीजेपी का समर्थन कर देगी, थलापति विजय भी बीजेपी का समर्थन कर देंगे, ऐसी खबरें चल रही थी। लेकिन वो सब खबरें रुक गई। दोस्तों विपक्ष को आशंका था एफसीआरए बिल के पारित होने का। एफसीआरए का बिल का पारित होने का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब होता है विदेशी फंडिंग रुक जाना। जितने एनजीओ के माध्यम से विदेशों से पैसा आता है दोस्तों, विदेशी पैसा क्यों आएगा भारत में? अगर मैं आपको पैसा देना चाहूं तो मेरा तो कोई स्वार्थ होगा ना, बिना स्वार्थ के मैं आपको पैसा दूंगा क्या? नहीं दूंगा। तो जो कोई भी विदेश से पैसा भेजने वाले लोग हैं भारत में, उनका कोई ना कोई मकसद रहा होगा। अब उन्हीं पैसा भेजने वाले लोगों के लिए भारत सरकार ने कुछ नए कानून बनाने का फैसला किया, संशोधन करने का फैसला किया एफसीआरए में।
जो 1976 में बना था, पहले भी संशोधन हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो संशोधन हो रहा था दोस्तों, उस संशोधन से ये लोग डरे हुए थे। अंततः सरकार को डिलिमिटेशन का बिल छोड़ना पड़ा, FCRA बिल को JPC में भेज देना पड़ा, क्योंकि विपक्ष बहस करने को तैयार नहीं था और बिना बहस के सरकार इस बिल को संसद में पारित करना नहीं चाहती थी। तो ऐसे कारणों से भी राहुल गांधी के निशाने पर अमित शाह थे, जिससे कि अमित शाह को निशाने पर लेकर अमित शाह को, वैसे अमित शाह डरने वाले नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह डर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना जिससे कि मीडिया अटेंशन जो है वो विपक्ष की तरफ रहे, उसका पूरा प्रयास हुआ, विपक्ष सफल हुआ। अब लगता क्या है, अब लगता है कि राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर से जो मामला निकल कर आया, उसके बाद राहुल गांधी को लगता है क्या कि हिंदुत्व और सनातन के पक्ष में जो माहौल बना, मोदी के फैक्टर, जो मोदी जिसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है नरेंद्र मोदी को 2014 के बाद से, या 2014 से पहले भी कह लीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र रहा है हिंदुत्व। तो अयोध्या से जब खबर निकल कर आया दोस्तों कि वहां चढ़ावा के पैसों का मिसयूज हुआ है, लूट हुई है पैसों का, तो उसके बाद राहुल गांधी को लगा कि अब ये मौका है, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइम, जब राहुल गांधी राम मंदिर में चढ़ावा के पैसों के चोरी को हिंदुत्व से जोड़ दिया जाए, सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए। इसीलिए लगातार आप मनुस्मृति के बहाने देख लीजिए, मनुस्मृति के बहाने यानी सीधा निशाने पर उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। साबित करने का प्रयास क्या है? साबित करने का प्रयास यह है कि ये साधु संत महात्मा जितने भी लोग हैं ये सब के सब ढोंगी हैं। अगर ये मकसद नहीं होता दोस्तों, पप्पू यादव का जो वो ड्रामा था संसद के परिसर में, किस बात का प्रतीक था? क्योंकि पप्पू यादव तो केवल और केवल एक्टिंग कर रहे थे, डायरेक्टर कौन था? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा तो कोई हो नहीं सकता। इतना बड़ी बात, इतनी बड़ी एक्टिंग पप्पू यादव जब कर रहे थे दोस्तों, तो डायरेक्टर कौन होगा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बताने की आवश्यकता जब नहीं है दोस्तों, तो जब यदि हिंदुत्व, यदि सनातन, अगर सनातन को चोरी से जोड़ दिया जाए, हिंदुत्व को चोरी से जोड़ दिया जाए, संत महात्मा को लुटेरा से जोड़ दिया जाए, बेईमान से जोड़ दिया जाए, तो फिर योगी आदित्यनाथ का खेल वैसे ही खराब होगा। और जब योगी आदित्यनाथ खराब हो जाएंगे, मोदी तो जाने वाला है, अमित शाह जब इस प्रकार की स्थिति में फंसे होंगे, तो 2029 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए एक तरह से खुला रास्ता होगा, खुला खेल, फर्रुखाबादी राहुल गांधी खेलने में सक्षम हो जाएंगे। ये राहुल गांधी का कैलकुलेशन है जो राहुल गांधी को समझाया गया है। और दोस्तों सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे एक बहुत बड़ा खेमा है, बड़ा खेमा है दोस्तों, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही शक्तिशाली है। इस खेमा का नैरेटिव ही यही है, क्योंकि इस सबका मानना है दोस्तों कि आजकल चुनाव जो जीती जाती है उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है नैरेटिव बिल्डिंग का, परसेप्शन क्रिएशन का। यानी धारणा के आधार पर ही चुनाव में माहौल बनाया जाता है। कहा जाता है कि किसी झूठ को इतनी बार बोला जाए जिससे कि वो सच में कन्वर्ट हो जाए, सच में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका भी खेल चल रहा है और वो भी हावी है। अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी की यह रणनीति कितनी सफल होती है ये तो वक्त बताएगा। वैसे वक्त तो कई बार अपना परिणाम सुना चुका है, लेकिन फिर भी कब वक्त पलट जाए। एक फिल्म है ना वक्त, याद होगा, बलराज साहनी, नहीं तो कभी भी समय है। महाभारत जिन्होंने देखा है उसमें काल नहीं, मैं काल हूं, काल तो कभी भी बदल सकता है, किसी के भी अच्छे दिन और किसी के बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है नहीं कि कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, नहीं, और साथ ही न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है दोस्तों। न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि हर व्यक्ति को उसके जीवन में फल उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। नहीं, यही कहता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ। कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।